मैंने अभी अभी फऊ परिवार की बेटी श्याओहुआ को ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया था और उसकी प्रति घंटे की फीस 10,000 युआन थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास के दूसरे ट्यूटर मुझसे जलने के बजाय मुझ पर तरस खा रहे थे, क्योंकि श्याओहुआ पूरे स्कूल में एक खतरनाक यान्डेरे, हद से ज़्यादा जुनूनी और अधिकार जताने वाली अमीर लड़की के रूप में मशहूर थी। उसका पॉजेसिव स्वभाव इतना भयानक था कि जो भी उसकी चीज़ों को छूता उसका बुरा हाल हो जाता। और मैं उसे पढ़ाने जाने वाला 18वां ट्यूटर था। उसी समय बिचौलिया झांग क्यांग ने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा, चेन युआन, मैं बस एक बात पूछूंगा, ये काम करेगा या नहीं? पूरे 4 लाख युआन एडवांस मिलेंगे। तुम्हारी माँ की सर्जरी के खर्च के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। मैं पहले मना करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुझे अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी माँ और उनकी महंगी सर्जरी याद आई, मैंने दांत भींचकर यह काम स्वीकार कर लिया। आखिर ये सब मैं अपनी माँ के लिए कर रहा था। बीमार जुनूनी लड़की को ट्यूशन पढ़ाना तो छोड़िए, अगर मुझे यमराज को भी प्रवचन देने नरक जाना पड़ता, तब भी मैं यह काम स्वीकार कर लेता। लेकिन अगले ही दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, तभी अचानक मेरी पिछली जिंदगी की यादें जाग उठीं। तब मुझे पता चला कि मैं दरअसल एक कैंपस नॉवेल की दुनिया में आ चुका हूँ, और जिसे मैं पढ़ाने जा रहा था, लिन वेई, वही इस कहानी की सबसे बड़ी खलनायिका थी। वह कहानी के खुशमिजाज और आकर्षक नायक ली यांग पर पागलों की तरह मोहित हो जाती है। उसके बाद वह ली यांग के आसपास आने वाली हर लड़की को दबाने, सताने और नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाती है। आखिरकार नायक और नायिका के मिलकर मुकाबला करने पर उसका अंत बेहद दुखद होता है। उसका परिवार बर्बाद हो जाता है और वह सब कुछ खो बैठती है। और मैं तो इस उपन्यास का ऐसा मामूली राहगीर पात्र था जिसका नाम तक कहानी में कभी नहीं आया। लेकिन अब मुझे उसी महिला शैतान जैसी खतरनाक लड़की का ट्यूटर बनकर उसके घर जाना था। क्या यह अपनी जान को खतरे में डालना नहीं है? ये सोचते ही मैंने तुरंत अपने दिमाग में जिंदा रहने के कुछ नियम बना लिए। पहला, उससे हर हाल में दूरी बनाए रखनी है, चाहे वह शारीरिक दूरी हो या मानसिक। दूसरा, कभी ज्यादा हंसना मुस्कुराना नहीं है। खुद को एक ऐसे ट्यूशन टीचर की तरह दिखाना है जिसके पास कोई भावनाएं ही ना हो, बस पढ़ाने की मशीन हो। तीसरा, लक्ष्य सिर्फ एक है, जितनी जल्दी हो सके उसके नंबर बढ़ाकर उसे एक ऐसे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाना जो नायक लियांग से लाखों मील दूर हो। जब तक उसका नायक लियांग से कोई संपर्क नहीं होगा, आगे की कहानी का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाई स्कूल की परीक्षा खत्म होते ही मैं अपनी ट्यूशन की फीस लेकर तुरंत गायब हो जाऊंगा और फिर कभी किसी को अपना पता नहीं चलने दूंगा। इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए पते के अनुसार एक विशाल आलीशान विला के सामने आकर खड़ा हो गया। बटलर मुझे दूसरी मंजिल पर एक बेडरूम के दरवाजे तक ले गया और धीरे से दस्तक दी। मिस, ट्यूशन टीचर आ गए हैं। कुछ ही पल बाद अंदर से एक आलसी और झुंझलाहट भरी लड़की की आवाज सुनाई दी। उसे यहां से दफा होने को कहो। बटलर के चेहरे पर थोड़ी झेप दिखाई दी, लेकिन मैंने बस सिर हिलाकर समझने का इशारा किया। आखिर किताब में भी लिखा था कि लिन वेई अपने पिता द्वारा बुलाए गए ट्यूशन टीचरों को आमतौर पर 3 मिनट के अंदर भगा देती थी। मैंने गहरी सांस ली और सीधे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लिन वेई बिस्तर पर करवट लेकर लेटी हुई थी। उसकी लंबी, गोरी और आकर्षक टांगें बेपरवाही से एक दूसरे पर रखी हुई थीं। उसके हाथ में एक कॉमिक बुक थी और उसने मेरी तरफ देखने के लिए पलकों तक नहीं उठाई। मैंने कहा था, उसे यहां से निकल जाने को कहो। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं सीधे जाकर पढ़ाई की मेज के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपना बैग नीचे रखा और उसमें से अपने नोट्स और परीक्षा के ढेर सारे प्रश्न पत्र निकाल लिए। मिस लीन, मेरा नाम चेन युआन है। मैं अगले 3 महीनों तक आपका गणित का ट्यूटर रहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर आपकी किसी व्यक्तिगत वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो भी मुझे आपके पिता द्वारा तय की गई 4 लाख युआन की फीस लेने का पूरा अधिकार होगा, और मैं आपकी पढ़ाई और रवैये के बारे में उन्हें सच सच रिपोर्ट भी दूंगा। बिस्तर पर लेटी लड़की ने यह सुनकर आखिरकार कुछ प्रतिक्रिया दी। वह धीरे धीरे उठकर बैठी, फिर खड़ी होकर मेरे सामने आ गई। तुम मुझसे डरते नहीं हो? लिन वेई का कद काफी लंबा था। मेरे सामने खड़ी होने पर वह मुझसे सिर्फ आधा सिर छोटी लग रही थी। इतनी कम दूरी पर खड़े होने से
उसका दबदबा और मौजूदगी बेहद प्रभावशाली महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें गणित पढ़ाने के लिए यहाँ हूँ। फीस लेकर अपना काम करना मेरा फर्ज है। इसका डरने या न डरने से कोई संबंध नहीं है। लिन वेई ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। पहले जो ट्यूटर आए थे, या तो मुझे देखते ही लाल हो जाते थे या मेरी एक बात सुनकर ही डर कर भाग जाते थे। यह कहते हुए उसने अपनी एक उंगली बढ़ाई और मेरे सीने को छूने की कोशिश की। मैं तुरंत एक कदम बगल में हट गया और हमारे बीच की दूरी बढ़ा ली। मिस लेन, कृपया मर्यादा बनाए रखें। यह कहकर मैंने मेज पर रखी एक परीक्षा पत्र उठा ली। यह पिछली मूल्यांकन परीक्षा की कॉपी है। 150 अंकों के पेपर में तुम्हें सिर्फ 32 अंक मिले थे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में तुमने हर जवाब सी चुना था। इतने अंक आ जाना यह साबित करता है कि तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। मेरी आवाज़ ऐसी थी जैसे मैं किसी मेडिकल जांच की रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूँ। यह सुनते ही लिन वेई के चेहरे पर जमी मुस्कान अचानक ठिठक गई। शायद यह पहली बार था कि लिन वेई किसी ऐसे आदमी से मिली थी जो उसकी खूबसूरती और आकर्षण से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हारे लिए एक सख्त पढ़ाई की योजना बनाई है। हर शाम 7 बजे से 10 बजे तक हमारी ट्यूशन क्लास होगी। इस दौरान तुम्हारा मोबाइल, कंप्यूटर, कॉमिक्स की किताबें और पढ़ाई से असंबंधित हर चीज़ मैं अपने पास रखूंगा। इसके अलावा पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मैं यह शर्त रखता हूँ कि हमारे बीच कम से कम 1 मीटर की सुरक्षित दूरी बनी रहे और किसी भी तरह का अनावश्यक शारीरिक संपर्क या निजी सवाल पूरी तरह निषिद्ध होंगे। लिन वेई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। हूँ, तुम मुझे कंट्रोल करने वाले होते कौन हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। इसलिए कि तुम्हारे पिता मुझे 4 लाख युआन दे रहे हैं और मैं अपने काम के प्रति ईमानदार और पेशेवर हूँ। मेरे इतना कहते ही कमरे में एक डरावनी खामोशी छा गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो हवा भी रुक गई हो। मैं उसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ तक सुन सकता था। मुझे लगा कि अगले ही पल वह फट पड़ेगी और अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मुझे बाहर फेंकने का आदेश दे देगी। लेकिन इसके बजाय वह हंस पड़ी। हा 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 हा, दिलचस्प। ठीक है, मैं मान जाती हूँ, टीचर चेन। लिनवेई ने जानबूझकर टीचर शब्द पर जोर दिया। मेरे मन में उठ रही अशुभ आशंका और भी गहरी हो गई। ये कहानी तो वैसी नहीं चल रही थी जैसी मैंने सोची थी और जल्द ही साबित हो गया कि मेरी आशंका बिल्कुल सही थी। लिनवेई, ये शैतान लड़की शुरू से ही कोई अच्छी नीयत नहीं रखती थी। जुबान से उसने मेरे बनाए सारे नियम मान लिए, लेकिन अपने कामों से वह लगातार मेरी सहनशक्ति और सीमाओं की परीक्षा ले रही थी। पहले ही दिन उसने मेरे लिए दरवाज़ा एक बेहद आकर्षक रेशमी स्लीप ड्रेस पहनकर खोला। उसकी लंबी खूबसूरत टांगें मेरी आंखों के सामने झूल रही थीं, मानो जानबूझकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सीधे उसके सामने 5 इयर्स गाओ काओ 3 इयर्स सिमुलेशन की किताब पटक दी। मिस लिन, शुरू करते हैं। आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। अगले दिन उसने फिर नई चाल चली। जब मैं सवाल समझा रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें ब्लैक बोर्ड पर नहीं थीं, बल्कि लगातार मुझे ही घूर रही थीं। टीचर चेन, आप बहुत हैंडसम हैं, हमारे स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के से भी ज्यादा। लेकिन मैंने सिर तक नहीं उठाया। धन्यवाद। इस सवाल की सहायक रेखा, ऑक्सिलियरी लाइन, समझ में आई? टीचर चेन, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। अगला सवाल। टीचर चेन, आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं? मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मिस लिन, मुझे याद है कि हमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें निजी सवाल पूछना मना है। अगर तुम इसी तरह समय बर्बाद करती रही तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि रोज की ट्यूशन रात 11 बजे तक बढ़ा दूं। पढ़ाई का समय बढ़ाने की बात सुनते ही वह तुरंत चुप हो गई। फिर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, छोटे से मुझसे मुकाबला करोगे? मुझे लगा था कि मेरी लोहे जैसी शक्ति ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया है और अब उसके पास कोई चाल नहीं बची। लेकिन तीसरे दिन मैं हमेशा की तरह उसे एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। जब मैं एक जटिल समीकरण समझा रहा था, तभी उसने अचानक अपना हाथ पकड़ लिया। उसकी खूबसूरत भौहें दर्द से सिकुड़ गईं। स्टडी टेबल पर रखी अभी अभी बनी गर्म कॉफी का कप पलट गया था और उसके हाथ की पीठ पर लाल निशान पड़ चुका था। यह देखकर मेरा दिल धक से रह गया। आ गया कहानी का वही मशहूर सीन। मूल कहानी में लिनवेई ने इसी तरह की खुद को चोट पहुंचाने वाली चाल का इस्तेमाल करके उन पुरुषों की परीक्षा ली थी जो उस पर बुरी नज़र रखते थे या उसके करीब आने की कोशिश करते थे। अगर कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चिंता और घबराहट दिखाए, कभी फूंक मारे,
तो कभी हाथों से सहलाए तो वह तुरंत उसे उन चापलूस आशिकों की श्रेणी में डाल देती थी जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और उनका अंत अक्सर बहुत बुरा होता था। कहानी का नायक लियांग उस समय इसलिए उसका ध्यान खींचने में सफल हुआ था क्योंकि उसने शांत रहकर उसके घाव का इलाज किया था। उसने न तो अपनी चिंता छिपाई और न ही जरूरत से ज्यादा नजदीकी दिखाई। उसने बस परवाह जताई, दूरी बनाए रखी और फिर बटलर को बुलाने के लिए कॉल बटन दबा दिया। लेकिन मैंने उन दोनों तरीकों में से कोई भी नहीं चुना। आखिर में मैंने सबसे यांत्रिक, सबसे ठंडा और सबसे सुरक्षित तरीका अपनाया। अमीर घर की बेटी गर्म कॉफी से जल गई थी। मैं, उसका ट्यूशन टीचर, न तो उसकी चिंता जताने आगे बढ़ा और न ही खुद उसकी मदद करने गया। इसके बजाय मैंने ठंडे भाव से अपना फोन निकाला, बटलर को बुलाने का बटन दबाया और फिर बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव वाली आवाज में हवा की तरफ देखते हुए कहा, घरेलू प्राथमिक उपचार पुस्तिका के अध्याय 3 धारा 2 के अनुसार हल्की जलन की स्थिति में प्रभावित हिस्से को तुरंत बहते हुए ठंडे पानी से कम 20 मिनट तक धोना चाहिए ताकि तापमान कम हो सके और दर्द में राहत मिले। टूथपेस्ट, सोया सॉस या ऐसी कोई भी चीज घाव पर बिल्कुल न लगाए, वरना संक्रमण हो सकता है। अगर फफोला पड़ जाए तो उसे खुद से फोड़ने की कोशिश न करे। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाए। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, बटलर अभी आता ही होगा, तुम जाकर इसका इलाज करवा लो। इसी दौरान इस सवाल के हल के बारे में भी दोबारा सोच लेना। यह कहकर मैं मुड़ा और फिर से अपने ड्राफ्ट पेपर पर गणना करने लगा, मानो अभी जो कुछ हुआ था वह कोई मामूली सी घटना हो जिसका मुझसे कोई खास संबंध ही ना हो। लेकिन मेरे पीछे सन्नाटा छा गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि लिनवेई की नजरें एक्स-रे किरणों की तरह मेरी पीठ को भेद रही थीं। गया काम से, मैं मन ही मन घबरा गया। क्या मैंने जरूरत से ज्यादा ठंडा और बेरुखा व्यवहार कर दिया? ये लड़की कहीं गुस्से में आकर लोगों से मुझे घसीटकर बाहर ले जाकर जिंदा दफन तो नहीं करवा देगी? जब मुझे लगा कि अब मेरी खैर नहीं, तभी पीछे से एक बेहद हल्की सी हंसी सुनाई दी। टीचर चेन, इसका क्या मतलब है? मैंने मन ही मन सोचा, ये कैसी प्रतिक्रिया है? मैंने उसकी चमकती हुई आंखों की ओर देखा। उनमें न गुस्सा था न नफरत, बल्कि उनमें एक ऐसी दिलचस्पी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके होंठों पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। मैंने पहली बार किसी को इस तरह लोगों की चिंता करते देखा है जैसे वह फर्स्ट एड मैनुअल पढ़कर उनकी देखभाल कर रहा हो। मैं मन ही मन चीख उठा, अरे मैडम, वो चिंता विंता नहीं थी। मैं तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और जलने वाली उस घटना के बाद लिंग वेई का मेरे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। अब वह मुझे परखने के लिए पहले जैसी बचकानी चालें नहीं चलती थी, बल्कि असामान्य रूप से मेरा सहयोग करने लगी थी। मैं जो भी होमवर्क देता वह समय पर पूरा कर लेती। मैं जो भी पढ़ाता उसे ध्यान से सुनती और समझने की कोशिश करती। यहाँ तक कि एक बार उसने खुद मेरे लिए पानी का गिलास भी लाकर दिया। हालांकि मैंने उसे पीने की हिम्मत नहीं की। भगवान जाने इस शैतान लड़की ने उसमें कोई अजीब चीज मिला रखी हो। साथ ही मेरी सख्त ट्यूशन और उसकी अचानक जागी हुई बुद्धिमत्ता की वजह से उसके अंक भी तेजी से बढ़ने लगे। जब मुझे लगने लगा कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तभी आखिरकार एक अप्रत्याशित मुसीबत आ ही गई। एक दिन मिस लिंग वेई के मन में अचानक नया शौक जाग उठा। उसने कहा कि अब उसे घर पर ट्यूशन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। वह बाहर जाकर पढ़ने का अनुभव करना चाहती है। मैं उसकी जिद के आगे हार गया और उसे स्कूल के पास एक कैफे में ले गया। मैं कसम खाता हूं, यह मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। कैफे में ज्यादा लोग नहीं थे। माहौल शांत था और पढ़ाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त। मैंने उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल चिन्हित किए और कहा कि वह पहले उन्हें खुद हल करे। फिर मैं कुर्सी पर टिककर आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने लगा। दिमाग में मां के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी देखभाल और पुनर्वास की योजना बना रहा था। तभी हमारी मेज के पास एक उज्जवल और उत्साह से भरी आवाज सुनाई दी, नमस्ते, आपकी कॉफी। मैंने आंखें खोली और तुरंत एक बेहद हैंडसम और आकर्षक चेहरे को अपने सामने देखा। मेरे सामने एक खूबसूरत और आकर्षक चेहरा था
जिसमें अभी भी युवावस्था की मासूमियत झलक रही थी। यह था ली यांग, उपन्यास का मुख्य नायक। ये यहाँ कैसे हो सकता है? मुझे याद था कि कहानी में लिखा गया था कि अपनी गरीब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ली यांग पार्ट टाइम नौकरी करता था, लेकिन कहीं यह नहीं बताया गया था कि वह इसी कैफे में काम करता है। मैं अभी भी इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध था कि उधर ली यांग का नायक वाला आभा मंडल अपना असर दिखाने लगा। जब उसने कॉफी मेज पर रखी तो उसका हाथ गलती से हल्का सा कांप गया। कुछ बूंदें कॉफी की छलक कर बाहर आ गईं और सीधे लिन वेई की उस नोटबुक पर गिर गईं, जिसमें मेरी मेहनत से तैयार किया गया पूरा गलतियों का संग्रह भरा हुआ था। सॉरी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ली यांग तुरंत घबरा गया। वह जल्दबाजी में टिश्यू उठाकर कॉफी साफ करने के लिए आगे बढ़ा और मैं अपनी आंखों के सामने उसकी वह हथेली लिन वेई के और भी करीब जाते हुए देख रहा था। बस, सब खत्म हो गया। मूल कहानी के अनुसार ली यांग अपनी भलमनसाहट और बेपरवाह हिम्मत की वजह से लिन वेई का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। फिर लिन वेई उसे अपना शिकार बना लेती है और आखिर में उसकी मौत बेहद दुखद तरीके से होती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे 40 लाख युआन भी पानी में चले जाएंगे। इसलिए लगभग बिना सोचे समझे किताब को छूने से ठीक एक पल पहले ही मैंने झटके से हाथ बढ़ाकर ली यांग की कलाई पकड़ ली। ज़रूरत नहीं है। मेरी इस हरकत से ली यांग चौंक गया और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। उधर लिन वेई ने भी सिर उठाया और दिलचस्पी के साथ हम दोनों को देखने लगी। उसकी नज़रें ऐसी थीं मानो कोई मज़ेदार तमाशा देख रही हों, लेकिन मेरे दिल में तो उस समय ली यांग को लेकर गुस्सा ही गुस्सा था। तू सच में पूरा का पूरा बेवकूफ़ टीममेट है। न जल्दी न देर से उसे तो बस इसी समय आकर मेरी परेशानी बढ़ानी थी। लेकिन फिर भी मैंने बिना कोई भाव दिखाए ली यांग से कहा, हम इसे खुद संभाल लेंगे, तुम अपना काम जारी रखो। ये कहकर मैंने कुछ टिश्यू निकाले और किताब पर गिरे कॉफ़ी के दागों को सावधानी से सोख लिया। फिर जिन पन्नों पर कॉफ़ी लग गई थी उन्हें बड़े करीने से फाड़कर अलग कर दिया। यह सब करने के बाद मैंने किताब वापस लिनवेई की ओर बढ़ाई और कहा, इन पन्नों के सवाल मैं बाद में तुम्हारे लिए दोबारा तैयार कर दूंगा। इसके बाद मैं खड़ा हुआ और सीधे लिनवेई की कलाई पकड़ ली। यहाँ बहुत शोर है, कहीं और चलते हैं। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले गया। पीछे केवल हैरान और स्तब्ध खड़ा ली यांग रह गया। जब तक हम कैफे से बाहर नहीं निकल गए, मैंने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, लंबी सांस लेकर राहत की एक सांस ली। फिलहाल तो एक बड़ी मुसीबत टल गई थी, लेकिन मुझे खुश होने का मौका भी नहीं मिला था कि बगल से लिन वेई की धीमी और अर्थपूर्ण आवाज सुनाई दी। टीचर चेन, क्या आप अभी जलन महसूस कर रहे थे? जलन? मैं तुम्हारे सिर की जलन खाऊं? वो जलन नहीं थी। वो तो अपनी जान बचाने और खुद को संकट से निकालने की कोशिश थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मान लो ना तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। नहीं, इस खतरनाक सोच को अभी और इसी वक्त खत्म करना होगा। अगले ही पल मैंने तुरंत अनुशासन प्रिय शिक्षक वाला गंभीर चेहरा बना लिया। मेरी आवाज भी कुछ सख्त हो गई। लिन वेई, पहले स्थिति को ठीक से समझो। पहली बात, उस वेटर ने जो चीज खराब की थी, उस वेटर ने जो बर्बाद किया था, वह मेरी मेहनत और लगन से तैयार की गई गलती सुधार नोटबुक थी। मेरा गुस्सा होना बिल्कुल जायज था। पहली बात, उस पर नाराज होना स्वाभाविक है। दूसरी बात, इस समय तुम्हारा सबसे जरूरी काम पढ़ाई है, किसी वेटर को घूरते रहना नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा समय कीमती है, मेरा समय भी कीमती है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी गैर जरूरी इंसान की वजह से हम अपना एक भी मिनट बर्बाद करें। मैंने ये बातें इतनी गंभीरता और आत्मविश्वास से कहीं कि खुद मुझे भी लगभग यकीन हो गया। लेकिन लिन वेई पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वह अचानक थोड़ा झुककर मेरे कान के पास आई और इतनी धीमी आवाज में बोली कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे, टीचर चेन, जब आप झूठ बोलते हैं ना, तब बहुत प्यारे लगते हैं। उसने अपनी चमकती आंखों से मुझे देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, आप बस इस बात से डर रहे थे कि मैं किसी और को ज्यादा देर तक देखूं, है ना? यह सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आखिर इस लड़की का दिमाग किस तरह काम करता है? मैंने अपनी जान बचाने के लिए जो भी किया, वह उसकी नज़र में मेरे प्यार का सबूत कैसे बन गया?
ये कहानी आखिर किस पागल ने लिखी है? कॉफी शॉप वाली घटना के बाद मुझे गहराई से एहसास हो गया कि अब मुझे अपनी योजना की रफ्तार बढ़ानी होगी। मैंने रोज की ट्यूशन का समय 3 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया। मेरा इरादा था कि लगातार पढ़ाई के दबाव से लिन वेई की सारी फालतू कल्पनाएं और बेकार के ख्याल खत्म हो जाएं। लेकिन मैंने लिन वेई की क्षमता को कम आंक लिया था। उसका दिमाग मानो किसी चमत्कार से भर गया हो। उसकी सीखने की गति इतनी तेज थी कि देखकर डर लगने लगा। मेरी सख्त पढ़ाई और दबाव वाली नीति ने उसे पीछे हटाने के बजाय और भी ज्यादा प्रेरित कर दिया। उसके नतीजे लगातार बेहतर होते गए और वह बाकी सभी छात्रों से बहुत आगे निकल गई। और इसी दौरान उसके मेरे ऊपर किए जा रहे हमले भी अब एक नए चरण में पहुंच गए थे। उसने मुझे उपहार देने शुरू कर दिए और वो भी सीधे बड़े स्तर के। पहले दिन उसने मुझे पाटेक फिलिप की एक घड़ी भेजी। मैंने इंटरनेट पर उसकी कीमत देखी और डर के मारे तुरंत उसे वापस भिजवा दिया। मैंने कहा, मिस लिन, मैं सिर्फ आपका ट्यूटर हूं। इतना महंगा उपहार लेना मेरे लिए उचित नहीं है। लिन वेई ने ठोड़ी पर हाथ टिकाया और मुस्कुराते हुए मुझे देखा। उचित नहीं है? मुझे तो बिल्कुल उचित लगता है। यह घड़ी आपके हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। मेरे मोबाइल में भी समय देखा जा सकता है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में उपहार स्वीकार करना शामिल नहीं है। यह सुनकर लिन वेई ने ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन बटलर मेरे लिए एक कस्टम टेलर्ड लग्जरी सूट लेकर आ गया। शर्ट से लेकर कफ लिंक तक हर चीज पूरी तरह से तैयार थी। कपड़ों की कटिंग और उनका फैब्रिक दोनों ही बेहद शानदार और महंगे थे। मैंने तो डिब्बा तक नहीं खोला और उसे उसी हालत में वापस बटलर को लौटा दिया। तीसरे दिन उसने और भी सीधा कदम उठाया। उसने एक ब्लैक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका पासवर्ड तुम्हारी जन्म तिथि है, जितना चाहो खर्च करो। मैं उस पतले से कार्ड को देखता रह गया। मुझे तो यह सोचने का भी मौका नहीं मिला कि उसे मेरी जन्म तिथि कैसे पता चली। मैंने तुरंत कार्ड वापस उसकी तरफ सरका दिया और पहले से कहीं ज्यादा गंभीर स्वर में कहा, लिन वेई, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं हूं। मैं यहां तुम्हारा ट्यूटर बनने सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि पैसे कमाकर अपनी मां का इलाज करा सकूं। हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है। कृपया इन चीजों से मेरे आत्मसम्मान और व्यक्तित्व का अपमान मत करो। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भी लिनवेई ने वह न सिर्फ नाराज नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। वह मुझे देख रही थी। उसकी नजरों में भावुकता, दर्द, अपनापन और एक ऐसी दीवानगी भरी हुई थी जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। चेन युआन, मुझे पता था कि तुम उन लोगों जैसे नहीं हो। तुमने मेरे उपहार इसलिए नहीं ठुकराए क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे पैसे नहीं, मेरा दिल चाहिए, है ना? उसकी बात सुनकर मैं इतना स्तब्ध रह गया कि कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। हे भगवान! बड़ी बहन, क्या तुम्हें पढ़ी हुई बात समझने में कोई दिक्कत है? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जिसका मतलब यह निकलता हो? मैं उसके चेहरे पर वह भाव देख रहा था जो मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। मेरे मन में एक साथ हजारों गालियां उमड़ रही थीं, लेकिन मैं बस मजबूर होकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले ही पल लिन वेई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ निश्चय था मानो वह कोई गंभीर शपथ लेने जा रही हो। तुम निश्चिंत रहो, अब मैं तुम्हें इन घटिया और सतही चीजों से परखने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं अपने कर्मों से साबित करूंगी कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। यह कहकर उसने बिना मुझे बोलने का मौका दिए एक थर्मस वाला लंच बॉक्स मेरी बाहों में थमा दिया। यह मैंने अपने हाथों से बनाया है, छक्कर देखो। आगे से मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना बनाऊंगी। मैं उस अभी भी गर्म लंच बॉक्स को पकड़े खड़ा था और पूरा का पूरा स्तब्ध रह गया। मैंने पैसे और महंगे तोहफे ठुकरा दिए थे, लेकिन बदले में मुझे घर का बना टिफिन मिल गया। ये आखिर किस तरह की स्थिति थी? मैंने उसकी आंखों की ओर देखा। उनमें उम्मीद, स्नेह और प्रेम साफ झलक रहा था। जिंदगी में पहली बार मुझे दिल की गहराइयों से डर महसूस हुआ। यह औरत मानो पूरी तरह उस प्रेम कहानी में खो चुकी थी जिसे उसने अपनी कल्पनाओं में खुद रचा था। और मैं उसी कहानी का वह नायक बन चुका था जिससे उसने जबरदस्ती प्यार कर लिया था। एक उपन्यास के नायक जैसी किस्मत वाला बदनसीब मैं, उस टिफिन वाली घटना के बाद मेरी जिंदा बचने की जंग और भी मुश्किल हो गई।
लिन वेई का प्यार भरा टिफिन अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं उसे खाने से मना भी नहीं कर सकता था और यह भी नहीं कह सकता था कि वह बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे और ज्यादा प्यार न करने लगे। इसलिए हर दिन मैं एक काम की तरह बिना किसी भाव के पूरा टिफिन खा लेता, फिर बस एक शब्द कहता, धन्यवाद। फिर भी वह हर दिन बड़े उत्साह से मेरे लिए टिफिन बनाकर लाती रहती थी। उधर मैं हर दिन मानो तलवार की धार पर चल रहा था, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। मेरे लिए बस एक ही तसल्ली की बात थी, कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाँव का समय लगातार नजदीक आ रहा था। इसका मतलब था कि मेरे कठिन दिन जल्द ही खत्म होने वाले हैं। लेकिन किस्मत को शायद मुझे चैन से जीने देना मंजूर नहीं था। उस दिन दोपहर में मैं अभी अभी लिन वेई का लाया हुआ टिफिन खत्म करके पुस्तकालय में थोड़ी देर पढ़ने जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी मुझे हमारी क्लास की खूबसूरत लड़की वांग शाओयू ने रास्ते में रोक लिया। वह भी मूल नायक ली यांग की कई प्रशंसकों में से एक थी। इस समय उसने मेरा रास्ता रोक रखा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। चेन युआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा। कैसे इंसान? वह व्यंग्य से हंस पड़ी। पैसों के लिए अपनी इज्जत तक बेच देने वाले इंसान। तुम तो लिन वेई जैसी उस शैतान लड़की के पीछे पीछे घूमने वाले कुत्ते बन गए हो। सुना है वह तुम्हें हर दिन खाना भी भेजती है। तो बताओ, किसी अमीर घर की लड़की के सहारे ऐश करने का मजा कैसा लग रहा है? उसकी बात खत्म होते ही आसपास तमाशा देख रहे छात्रों के बीच तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन बेहद चिढ़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि यह भी उपन्यास का एक तयशुदा घटनाक्रम था। मूल कहानी में वांग शियाओयू भी इसी तरह सबके सामने उस बेचारे साइड किरदार का अपमान करती थी, जो लिन वेई के करीब जाने की कोशिश करता था। नतीजा यह हुआ कि यह बात लिन वेई के कानों तक पहुंच गई, और जिसने भी ऐसा किया था उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अब उस कहानी का वह बदकिस्मत साइड कैरेक्टर मैं बन चुका था। उसी समय मेरे पीछे से एक ठंडी लेकिन बेहद दबाव भरी आवाज सुनाई दी। तुमने अभी किससे चापलूस कुत्ता कहा? मैंने पलट कर देखा। लिन वेई कुछ दूरी पर खड़ी थी, हाथ सीने पर बांधे हुए, और ठंडी निगाहों से हमारी तरफ देख रही थी। आसपास तमाशा देख रहे छात्र छात्राएं यह दृश्य देखते ही ऐसे तितर बितर हो गए जैसे पक्षियों का झुंड अचानक उड़ गया हो। वांग शियाओयू का चेहरा भी पल भर में डर से सफेद पड़ गया। उसे लगभग रोने की हालत में देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया, मुझे हर हाल में लिन वेई से अपनी दूरी दिखानी होगी। मैं उसकी वजह से एक ऐसी सहपाठी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, जो भले ही जुबान की थोड़ी तेज हो, लेकिन पूरी तरह निर्दोष है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मुझे उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है। इसलिए उसके कुछ करने से पहले ही मैं एक कदम आगे बढ़ा और वांग शियाओयू के सामने खड़ा हो गया। फिर मैंने लिन वेई की ओर देखते हुए कहा, लिन, हमारे बीच सिर्फ एक साधारण नौकरी का रिश्ता है। मैं तुम्हारा ट्यूटर हूं और तुम मेरी छात्रा। मेरी निजी जिंदगी के मामलों को मैं खुद संभाल सकता हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज ठंडी और सख्त थी, उसमें जरा भी नरमी नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह सबके सामने साफ साफ दूरी बनाने से उसका गर्म दिमाग थोड़ा ठंडा होगा और उसे समझ आएगा कि हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वांग शियाओयू भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ इतनी बदतमीजी करने के बाद भी उसका पक्ष लूंगा। उधर मेरी बात सुनते ही लिनवेई के चेहरे का भाव एक पल में जम सा गया। क्या वह गुस्सा हो गई थी? अगर वह गुस्सा हो जाती, यह सोचकर कि मैं उसकी भलाई की कदर नहीं करता, तो शायद हमारा अनुबंध यहीं खत्म हो जाता। लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा दी। वह मुझे पार करके कांप रही वांग शियाओयू के सामने जा खड़ी हुई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर बड़े आराम से उसके गाल पर हल्की थपकी दी और बोली, तुम सही कह रही हो। कुछ लोगों को सचमुच पालतू कुत्ता बनना पसंद होता है। इसके बाद लिन वेई मुड़ी और सबके सामने बेहद स्वाभाविक ढंग से मेरा हाथ पकड़कर उससे लिपट गई। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी यह हरकत इतनी अंतरंग थी कि हम किसी गहरे प्यार में डूबे हुए जोड़े जैसे लग रहे थे। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन क्या करूं?
मुझे तो यही जिद्दी और बात न मानने वाला पालतू कुत्ता सबसे ज्यादा पसंद है। उसने और भी करीब आते हुए कहा, टीचर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हमारे छोटे से राज को छिपाने के लिए आपने सबके सामने मुझसे दूरी बनाने का नाटक तक कर लिया। तुम्हारा यह दिखावा करना कि तुम मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे लिए हर संभव कोशिश करना, सच में मुझे तुम्हारी ओर और भी खींच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस पल मेरी पूरी दुनिया और सोचने का तरीका ही बिखर गया हो। आसपास खड़े लोगों के हैरान चेहरों को देखकर और वांग शियाओयू की उस शक्ल को देखकर जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, मेरा मन कर रहा था कि आसमान की ओर देखकर जोर से हंसूं और कहूं, हे भगवान, अब तो कोई बिजली गिराकर मुझे उठा ही ले। वांग शियाओयू वाली घटना के बाद मैं पूरी यूनिवर्सिटी का चर्चित व्यक्ति बन चुका था। लोग मुझे तरह तरह के नामों से बुलाने लगे थे। अरबपति की बेटी का रखा हुआ लड़का, लिनवेई का नया खिलौना, और न जाने कितने अपमानजनक टैग मेरे साथ चिपका दिए गए थे। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं हमेशा की तरह अपनी सीधी सादी दिनचर्या में लगा रहा। हॉस्टल, कैंटीन और लिनवेई का बंगला, बस यही तीन जगहें मेरी जिंदगी का पूरा दायरा बन चुकी थी। मैंने अपने कान बाहरी दुनिया की हर बात से बंद कर लिए थे और पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा रखा था। लिंग वेई को मेरा यह निंजा कछुए जैसा व्यवहार काफी पसंद आ रहा था। उसे लगता था कि मैं अपनी खामोशी से हमारे बीच मौजूद प्रेम की रक्षा कर रहा हूँ, जबकि सच ये था कि मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जो मेरी किस्मत का फैसला करने वाला था। समय मेरी इस लगभग आत्मनिर्वासन जैसी पीड़ा में धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार गांव काओ कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन आ ही गया। मैं किसी चिंतित पिता की तरह लिंग वेई को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने गया। परीक्षा से पहले मैंने उसे आखिरी बार समझाया। जिन जिन विषयों और ज्ञान बिंदुओं के आने की संभावना थी, उन्हें मैं पहले ही इतनी बार समझा चुका था कि मानो हर बात चबा चबा कर उसके मुंह तक पहुंचा दी हो। मैंने गंभीरता से कहा, याद रखना, अगर कोई मुश्किल सवाल सामने आए तो घबराना मत। पहले उस सवाल को छोड़ देना और जो सवाल आते हैं उन्हें पहले हल कर लेना। और अगर बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल समझ ना आए तो वही पुराना फॉर्मूला लगा देना। तीन विकल्प लंबे हों और एक छोटा तो सबसे छोटा चुनना। तीन छोटे हों और एक लंबा तो सबसे लंबा चुनना। अगर लंबाई से कोई अंदाज़ा न लगे तो बी चुन लेना। और अगर सभी विकल्प अलग अलग लगे तो डी चुन लेना। और हाँ, एक पेपर खत्म होते ही उसे दिमाग से निकाल देना। अगले पेपर पर ध्यान देना। मैं लगातार बोले जा रहा था और न जाने कितनी बातें उसे समझाता रहा। लिंग वेई बस चुपचाप मुझे देखती रही, बिना कुछ कहे। जब आखिरकार मेरी बातें खत्म हो गईं और मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा, तब उसने अचानक धीरे से पूछा, टीचर, क्या बात है? क्या यह हमारी आखिरी मुलाकात है? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और उसमें हल्की सी कंपी छिपी हुई थी। न जाने क्यों उसकी बात मेरे दिल को एक पल के लिए छू गई, लेकिन अगले ही क्षण मेरी समझदारी और तर्क ने उस भावना को दबा दिया। आखिरकार यही तो मेरा आखिरी मौका था इस महिला शैतान से छुटकारा पाने का। मैंने उसके सारे ख्यालों और उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। मैं एक कदम पीछे हट गया ताकि हमारे बीच फिर से दूरी बन जाए। मेरे चेहरे पर वही हमेशा वाला ठंडा और भावहीन भाव लौट आया। कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ लिखा है, मेरी जिम्मेदारी गांव काओ कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होते ही समाप्त हो जाती है। लिंग वेई, मैं तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब आगे हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर मैंने दिल कठोर किया, मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे डर था कि अगर मैंने उसकी शक्ल देख ली तो मेरा दिल पिघल जाएगा। मुझे डर था कि अगर मैंने एक बार पीछे देखा तो शायद मैं वहां से जा ही नहीं पाऊंगा। अगले 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 48 घंटे थे। मैं स्कूल वापस नहीं गया, सीधे अस्पताल चला गया। मैं अपनी माँ के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा रहा, हर पल उनकी देखभाल करते हुए। मैं उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो पा रहा था। मैं ना फोन देखने की हिम्मत कर रहा था, न ही कोई खबर। मुझे डर था कि कहीं मुझे लिंग वेई से जुड़ी कोई भी जानकारी ना दिख जाए। मैं एक ऐसे कैदी की तरह था जो अपने फैसले का इंतजार कर रहा हो, हर दिन बेचैनी और डर में गुजर रहा था। फिर गांव काओ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की घंटी की आवाज अस्पताल के गलियारे में लगे टीवी से मेरे कानों तक पहुंची। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर रखा हुआ एक विशाल पहाड़ आखिरकार हटा दिया गया हो। मैं आजाद हो गया था।
उसी रात बूढ़े जांग ने मेरे खाते में बाकी की पूरी रकम भेज दी। पूरे 4 लाख युआन, एक भी पैसा कम नहीं। मैंने सबसे पहले अपनी माँ के ऑपरेशन का खर्च जमा किया और उनके आगे के इलाज की सारी व्यवस्था कर दी। अस्पताल के गलियारे के आखिरी छोर पर खड़े होकर बाहर जगमगाती हजारों रोशनियों को देखते हुए मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे भविष्य में भी अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। मैंने फैसला कर लिया था, जैसे ही मेरी माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी, मैं उन्हें लेकर इस शहर से चला जाऊंगा। लिन वेई, ली यांग और यह अभागा उपन्यास, सब कुछ अतीत बन जाएगा। मैं अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना ही कर रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कुछ पल झिझकने के बाद कॉल रिसीव कर ली। फोन के दूसरी तरफ से लिन वेई के पिता लिन जिगुओ की गंभीर और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। क्या तुम चेन युआन बोल रहे हो? जी चेयरमैन लिन, नमस्कार। कोई काम था? लिन वेई ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वह देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में दाखिला पाने की पूरी संभावना रखती है। इसमें तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैंने आज रात अपने घर पर एक दावत रखी है। उस विला में जाना? क्या यह खुद ही जाल में फंसने जैसा नहीं था? लेकिन वे मेरे मालिक थे। उन्होंने ही मुझे वह पैसे दिए थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। भावनात्मक और नैतिक दोनों ही नजरियों से देखें तो इस विदाई भोज में न जाना मेरे लिए उचित नहीं था। और सच कहूं तो मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर उनसे आमने सामने साफ साफ बात करना चाहता था कि आगे से मेरा और लिन वेई का कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मानो फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहा हूं, ऐसी भारी और तनावपूर्ण भावना के साथ मैं एक बार फिर लिन परिवार के विला पहुंच गया। लेकिन आज का विला मेरी यादों से बिल्कुल अलग था। न कहीं जगमगाती रोशनियां थीं, न मेहमानों की भीड़। पूरा विला एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। बटलर अब भी हमेशा की तरह भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। बटलर मुझे अंदर ले गया। विशाल ड्राइंग रूम में एक भी व्यक्ति नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, चेयरमैन लेन कहाँ है? बटलर ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब और मैडम किसी जरूरी काम से अचानक विदेश चले गए हैं। मिस वहां डाइनिंग हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। यह सुनते ही मेरे मन में उठ रही अशुभ आशंका सीधे चरम पर पहुंच गई। विदेश चले गए? न पहले गए न बाद में जाने का सोचा, और ठीक आज ही विदेश निकल पड़े। धत्त तेरे की! ये तो साफ साफ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाने जैसा लग रहा था। मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर ऐसे भारी हो गए थे मानो उनमें सीसा भर दिया गया हो। एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं बटलर के पीछे पीछे चलता हुआ उस डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ने लगा, जो मेरे लिए किसी शेर की मान या मौत के कुएं से कम नहीं था। डाइनिंग हॉल के अंदर एक लंबी मेज पर तरह तरह के शानदार और स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे, और मेज के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जन्मदिन का केक रखा हुआ था। और उस लंबी डाइनिंग टेबल की मुख्य सीट पर केवल एक ही व्यक्ति बैठा था, लिनवेई। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में वह किसी ऐसी परी जैसी लग रही थी जो मानो इस दुनिया की ही ना हो। उसकी सुंदरता अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाली थी। मुझे देखते ही वह अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक चमकदार, बल्कि यूं कहें कि बेहद खुशी से भरी मुस्कान फैल गई। सर, आप आ गए। हमारी ग्रेजुएशन पार्टी में आपका स्वागत है। हम दोनों की सिर्फ हम दोनों की ग्रेजुएशन पार्टी। मैंने उसकी ओर देखा, फिर उसके पीछे उस डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ नजर गई, जिसे बटलर चुपचाप बंद कर चुका था। अगले ही पल ताले के बंद होने की हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के साथ ही ऐसा लगा जैसे मेरा दिल भी उस बंद होते ताले के साथ किसी अथाह अंधेरी खाई में डूबता चला गया हो। मैंने घबराकर पूछा, लिन वेई, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह मुस्कुराई और बेफिक्री से बोली, ओह, वे तो दुनिया घूमने निकल गए हैं। जाने से पहले वे ये पूरा घर और कंपनी भी मुझे सौंप गए हैं। इसे मेरी एडल्ट होने की गिफ्ट समझ लो। यह कहकर लिन वेई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक खूबसूरती से पैक किया हुआ गिफ्ट बॉक्स था। सर, मैंने भी आपके लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट तैयार किया है। वह मेरे सामने आकर रुक गई और बॉक्स मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने उसे नहीं लिया। मैं बस उसे घूरता रहा। लेन वेई, तुम आखिर चाहती क्या हो? लेकिन वह जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने अपने आप ही बॉक्स खोल दिया। अंदर न कोई घड़ी थी, न सूट, न ही कोई बैंक कार्ड,
बल्कि उसमें एक चाबी का गुच्छा और एक प्रॉपर्टी के कागज थे। ये विला की चाबी है और इस घर के प्रॉपर्टी पेपर्स, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। इसके बाद लिन वेई ने जबरदस्ती वो चाबियां मेरे ठंडे हाथों में थमा दी। फिर उसने प्रॉपर्टी के कागज मेरे सामने लहराए और कहा, देखो, अब से यही हमारा घर होगा। तुम्हें अब कभी हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा और न ही पैसों की चिंता करनी पड़ेगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक है? लिन वेई की आवाज इतनी नरम थी जैसे कोई प्रेम कविता पढ़ रही हो, लेकिन मेरे कानों में वह किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। चाबियां और प्रॉपर्टी के कागज जमीन पर बिखर गए। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिनवेई, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। मैं तुम्हारा ट्यूटर सिर्फ पैसों के लिए बना था, समझी तुम? अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा। कृपया मुझे जाने दो। मैंने अपने दिल का सारा डर, घुटन और गुस्सा एक ही बार में बाहर निकाल दिया। मुझे लगा कि मेरी ये बातें उसकी सारी कल्पनाएं और भ्रम तोड़ देंगी, लेकिन वह बस चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे की नरम मुस्कान में जरा भी बदलाव नहीं आया। जब मैं बोलकर शांत हुआ तो उसने हल्की सी आह भरी। उसकी आंखें दया और स्नेह से भरी हुई थीं। टीचर, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आप हमेशा अपनी असली भावनाओं के उलट बातें करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इतना कहकर लिन वेई ने ताली बजाई। रेस्तरां का दरवाजा खुला और काले सूट पहने भावहीन चेहरे वाले दो बॉडीगार्ड अंदर आ गए। मेरे शरीर में सिर से लेकर पैरों तक सिहरन दौड़ गई। तभी लिन वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सिर्फ यही तरीका बचा है ताकि आप फिर कभी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच ही न सकें। बस ऐसे ही मुझे कैद कर लिया गया, लेकिन किसी अंधेरी, सीलन भरी तहखाने में नहीं, बल्कि लिन वेई के उस विशाल, गुलाबी सपनों से भरे राजकुमारी जैसे कमरे में। हालांकि बालकनी पर मेरी बांस से भी मोटे मिश्र धातु के सुरक्षा ग्रिल वेल्ड किए गए थे। मैं उसकी पिंजरे में बंद एक सुनहरी चिड़िया बन चुका था। शुरुआत में मैंने विरोध करने के लिए हर तरीका आजमाया जो मेरे दिमाग में आया। मैंने चीजें तोड़ने की कोशिश की। कमरे में जो कुछ भी तोड़ा जा सकता था मैंने लगभग सब तोड़ डाला। लेकिन अगले ही दिन नौकर वही सामान या उससे भी महंगा सामान लाकर फिर से सजा देता और लीन वही बस मुझे सीने से लगाकर चिंतित स्वर में कहती, टीचर, खुद को तो चोट मत पहुंचाइए। फिर मैंने उसे लड़ने के लिए चुप्पी का सहारा लिया। वह पूरे दिन उससे एक भी बात नहीं करता था, लेकिन वह कभी नाराज नहीं होती। वह बस चुपचाप उसके पास बैठी रहती, उसे किताबें पढ़कर सुनाती, कंपनी में हुई मज़ेदार बातें बताती, या फिर बिना कुछ कहे सिर्फ उसे देखती रहती। वह अंतहीन अकेलापन और उसकी हर पल महसूस होने वाली निगाहें किसी भी यातना से ज्यादा तकलीफदेह थीं। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि शारीरिक रूप से विरोध करना उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। शायद उसे तो मुझे धीरे धीरे अपने वश में करने की इस प्रक्रिया का ही आनंद मिलता था। मैं सोचने लगा कि आखिर गलती कहाँ से शुरू हुई थी। क्या गलती यह थी कि मुझे यह नौकरी स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझे उस अभागे नायक को कैफे में रोकना नहीं चाहिए था, या शायद जिस दिन मैंने इस विला में कदम रखा था उसी दिन से मेरा अंजाम तय हो चुका था। उस रात भी हमेशा की तरह लिंग वेई मुझे अपनी बाहों में जकड़कर सो रही थी, मानो कोई ऑक्टोपस अपने सबसे कीमती खजाने को छोड़ना ही न चाहता हो। उसकी बालों की हल्की सी खुशबू मेरी सांसों में घुल रही थी और उसकी गर्म नर्म देह मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। मुझे यह मानने में शर्म आ रही थी कि मैं शायद अब इस सब का आदी होने लगा था। अंधेरे में मैंने अचानक धीमी और भारी आवाज में पूछा, लिंग वेई, आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? यह सवाल हमेशा से मेरे मन में था। मैं न तो अमीर था, मेरा स्वभाव भी खास अच्छा नहीं था, और मैं हमेशा उससे ठंडे और रूखे अंदाज में बात करता था। फिर भी आखिर उसे मुझ में ऐसा क्या दिखा? अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि वह और भी करीब आकर मेरी छाती से लग गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी तृप्ति और सुकून था। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। मुझे तुम्हारा वह गंभीर चेहरा पसंद है जब तुम मुझे पढ़ाते हो, जैसे इस दुनिया में गणित से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं।
मुझे यह भी पसंद है कि तुम जुबान से कहते रहते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन जब मैं जल गई थी तब सबसे ज्यादा घबराए हुए तुम ही थे। मुझे वह भी पसंद है जब तुमने मुझे दूसरे लड़कों को देखने से रोकने के लिए जबरदस्ती कैफे से खींचकर बाहर ले गए थे। और मुझे यह भी पसंद है कि तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन हमेशा ऐसा दिखाते हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने मेरे दिए हुए हर उपहार को ठुकरा दिया, फिर भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। तब मुझे एहसास हुआ कि अपने बचाव के लिए मैंने जो भी किया था, उसने अपनी उस विकृत और अजीब सोच के अनुसार उन सबको एक अनाड़ी लेकिन गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति मान लिया था। उसकी बातें सुनकर मुझे सब कुछ बेहद बेतुका लगा, यहाँ तक कि मुझे हंसी भी आने लगी। तो उसकी नज़रों में तो मैं असल में इतना गहराई से प्यार करने वाला इंसान था। सर, अब आपको और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही काम करना है, मुझसे प्यार करना। उस पल मेरे दिल में एक ऐसी हलचल हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कहानी की तय हुई किस्मत से तो भाग निकला था, लेकिन उस कैद से नहीं बच पाया था जो सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी। एक ऐसी कैद जिसका नाम था प्यार। उस क्षण मैंने विरोध करना छोड़ दिया, लेकिन यह हार मानना नहीं था बल्कि एक रणनीति थी। मैंने महसूस किया कि जितना ज्यादा मैं उसका विरोध करता, उतना ही वह उत्साहित हो जाती। उसकी "तुम जितना विरोध करोगे, मैं उतना ही ज्यादा प्यार करूंगी" वाली सोच इतनी गहराई से उसके मन में बस चुकी थी कि उसे बदलना नामुमकिन था। तो फिर मैंने सोचा, क्यों ना उसकी मर्जी के साथ चला जाए। शायद अगर मैं थोड़ा आज्ञाकारी बन जाऊं। जब मैं उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं रहा, तो मुझे लगा कि वह धीरे धीरे मुझ में दिलचस्पी खो देगी। मैंने खुद से खाना खाना शुरू कर दिया, उससे पहल करके बातें करने लगा, और जब वह काम के दस्तावेज देखती थी तो उसके लिए पानी भी ले आता था। मेरी यह आज्ञाकारी और सहयोगी हरकतें काफ़ी असरदार साबित हुईं। लीन वेई पहले से कहीं ज़्यादा खुश नजर आने लगी। वह अब हर समय मुझ पर निगरानी रखने वाली नज़रों से नहीं देखती थी। यहाँ तक कि उसने मुझे विला की पहली मंजिल पर आज़ादी से घूमने की भी इजाज़त दे दी। उस दिन तो उसने हैरान कर देने वाला काम किया। वह कंपनी भी नहीं गई और बोली कि आज घर पर रहकर मेरा साथ देगी। टीचर, चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है? मैं अभी उसकी बात समझ भी नहीं पाया था कि लिन वेई ने एक टैबलेट मेरे हाथ में थमा दिया। स्क्रीन पर एक पासवर्ड से सुरक्षित फोल्डर खुला हुआ था। उसने एक लंबा सा पासवर्ड टाइप किया। वह पासवर्ड मेरा जन्मदिन था। फोल्डर खुलते ही मेरे सामने ढेरों वीडियो और तस्वीरें दिखाई देने लगीं। मैंने पहला वीडियो खोला। उसमें विला के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी। तारीख वही थी जिस दिन मैं पहली बार यहाँ ट्यूटर बनकर आया था। फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, लेकिन आगे जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन सभी वीडियो में सिर्फ मैं ही था। हर वीडियो अलग अलग और बेहद अजीब कोणों से चुपके से रिकॉर्ड किया गया था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह औरत कब से मेरी निगरानी कर रही थी? उसी समय मेरे बगल में बैठी लिन वेई ने स्क्रीन को स्क्रॉल करके उस वीडियो पर रोक दिया जिसमें वांग शियाओयू मेरा मजाक उड़ा रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, देखो, मेरे लिए तुमने अपने कॉलेज की प्रतियोगिता तक छोड़ दी थी। फिर उसने अगली फोटो खोली। उसमें मैं लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था और मेरा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उस वक्त तुम जरूर मेरे बारे में सोच रहे थे, है ना? इसीलिए इतने परेशान दिख रहे थे। दीदी, सच तो ये है कि उस समय मैं अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे जुटाने की चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन लिन वेई पूरी तरह अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में खो चुकी थी। वह एक एक करके मुझे अपने तथाकथित सबूत दिखाती जा रही थी। और ये देखो, इसके बाद उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें मेरी और ब्रोकर झांग चांग की बातचीत रिकॉर्ड थी। मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए अभी भी 40 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। हालत बहुत गंभीर है। अब और देर नहीं हो सकती। जब मैंने अपनी ही वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनी, तो मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे यह भी पता था। लीन वेई ने ऑडियो बंद कर दिया। उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। चेन युआन, अब मुझसे झूठ मत बोलो। तुम ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे थे।
तुम्हें पता था कि मुझे एक ट्यूटर की ज़रूरत है, इसलिए तुम जानबूझकर अंकल जांग के पास गए और उनसे यह मौका दिलवाया, है ना? तुम्हें डर था कि मेरे पापा इसकी इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए तुमने यह कहानी गढ़ी कि तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। तुम तो बहुत पहले से मुझसे प्यार करते थे, फिर मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मैं उसके उस चेहरे को देख रहा था जो भावुकता और मेरे लिए चिंता से भरा हुआ था। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद पर ही शक होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सच में किसी रोमांटिक उपन्यास का समर्पित हीरो हूं और मुझे खुद ही इसका एहसास न हो? असंभव। मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी ओर देखता रहा। मेरे होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि उसकी इस पूरी सोच और तर्क की दुनिया के सामने मेरी हर सफाई बेकार थी। मैं जो भी समझाने की कोशिश करता, वह उसी का एक नया सबूत बन जाता, ये साबित करने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और अपने दिल की बात छिपा रहा हूँ। इसी तरह ये अजीब सी मिठास और बेहुदा गलतफहमियों से भरी जिंदगी दिन ब दिन आगे बढ़ती गई। मैं तो लगभग इस पालतू सी बंदिशों वाली जिंदगी का आदी हो चुका था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, लिंग वेई मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसे मेरी हर पसंद नापसंद याद रहती थी। उसे पता था कि मैं धनिया नहीं खाता, मुझे खिड़की के पास बैठना पसंद है, और सोते समय मुझे कमरे में पूरी तरह अंधेरा चाहिए होता है। वह मेरे लिए खुद खाना बनाती थी और मेरी पसंद के व्यंजन बनाना सीखती थी। जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो वह मुझे अपनी बाहों में भर लेती और धीरे धीरे वही लोरियां गुनगुनाती जिन्हें मैं बचपन में सुना करता था। आज़ादी को छोड़कर उसने मुझे सब कुछ दिया था। कभी कभी जब मैं उसके सोते हुए शांत और मासूम चेहरे को देखता, तो मेरे मन में एक डरावना ख्याल आता। अगर वह मनहूस उपन्यास कभी अस्तित्व में ही ना होता, अगर मेरे मन में पहले से वे सारे डर और पूर्वाग्रह न भरे गए होते, तो स्कूल में अगर इतनी खूबसूरत, बुद्धिमान और मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाली लड़की खुद आकर मेरा पीछा करती, क्या मैं उससे प्यार करने लगता? जवाब लगभग तय था, हाँ। और इसी वजह से मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं उससे इसलिए डरता था क्योंकि उसका स्वभाव जुनूनी और असामान्य था, या फिर इसलिए कि मुझे पहले से पता था कि कहानी में एक खलनायिका के रूप में उसका अंत कितना दुखद और भयावह होने वाला है? अब कहानी मेरे ही हाथों पूरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। यह एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जिसे कोई समझ ही नहीं सकता था। उसने कहानी के असली हीरो का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने मुझे, एक साधारण साइड कैरेक्टर को, अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। तो क्या वह अब भी वही खलनायिका थी जिसका अंत सब कुछ खोकर बर्बाद हो जाना था? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता था कि मेरे दिल में जमी बर्फ की वह विशाल दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उस रात लिंगवई कंपनी से घर लौटी। उसके चेहरे पर साफ थकान झलक रही थी। हाल ही में लिंग ग्रुप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ये उस मूल कहानी के पुरुष नायक की पहली बड़ी चाल थी, जिसने आखिरकार अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन उसने इस बारे में मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह हमेशा की तरह चुपचाप मेरे पास आई, मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा मेरे सीने से लगा दिया। टीचर, न जाने क्या हुआ, मैंने अनायास ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके पीठ पर हल्के से थपथपाया। तो अब जल्दी सो जाओ। मेरे कैद होने के बाद पहली बार मैंने उसके प्रति इतनी नरमी दिखाई थी। मेरी बाहों में मौजूद वह अचानक ठिठक गई। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा सीना आंसुओं से भीग गया है। लिंगवे रो रही थी, लेकिन साथ ही मुस्कुरा भी रही थी। वह पूरी तरह से एक कोआला की तरह मुझसे लिपट गई थी, बार बार मुझे चूम रही थी और मेरे पास सिमट रही थी। चेन युआन, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। वह लगातार मेरा नाम दोहरा रही थी, जैसे उसे डर हो कि यह सब सिर्फ एक सपना है। जैसे ही वह मुझे छोड़ देगी, मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। जब मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी लिंगवे जाग गई। वह एक छोटी बिल्ली की तरह अपना सिर मेरे सीने में छुपाकर धीरे से रगड़ने लगी। मैं उसकी मेरे ऊपर निर्भरता और उस अजीब सी गहरी संतुष्टि को महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में हमेशा से तनी हुई वह नस
अचानक टूट गई। अब जब हालात यहाँ तक आ ही गए हैं तो सारे विलेन मेरे अपने लोग बन चुके हैं, फिर डर किस बात का। इसीलिए मैंने गहरी सांस ली और खुद आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। लिंगवेई, अब मुझे टीचर मत बुलाओ, मुझे चेन युआन कहो। उसके बाद से मैंने पूरी तरह आराम से जीना शुरू कर दिया। मैंने भागने के सारे ख्याल छोड़ दिए और बेझिझक लिंगवेई का घर संभालने वाला साथी बन गया। वह कंपनी जाकर उन सिरदर्द देने वाली बिजनेस लड़ाइयों को संभालती थी और मैं घर पर रहकर नए नए पकवानों की रेसिपी सीखता था। शायद उसे यह पति घर संभाले, पत्नी बाहर की दुनिया संभाले वाला रिश्ता बहुत पसंद आ गया था। हर दिन घर लौटते ही उसका पहला काम होता सीधे रसोई में आना और पीछे से मुझे गले लगा लेना। बिल्कुल भूखी प्यासी बिल्ली की तरह वह मेरे पास आकर पूछती, आज क्या स्वादिष्ट बनाया है। लिंगवेई की बिजनेस समझ और काबिलियत किताब में बताए गए रूप से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जब प्यार का कोई बंधन उसे रोकने वाला नहीं रहा तो उसने अपनी सारी ऊर्जा और जुनून अपने काम में लगा दिया। मुख्य किरदार ली यांग की वह थोड़ी बहुत नई नई सीखी हुई बिजनेस चालें उसके सामने बच्चों के खेल जैसी लगती थीं। कुछ ही महीनों में जो ली यांग भविष्य का उभरता हुआ बिजनेस सितारा बनने वाला था, उसे लिंग वेई ने ऐसा दबा दिया कि उसके पास पलटकर जवाब देने की भी ताकत नहीं बची। आखिर में वह बेइज्जती के साथ अपनी नायिका को लेकर इस शहर से चला गया। जब मुझे यह खबर मिली तब मैं बालकनी में अपने लगाए हुए छोटे छोटे पौधों की देखभाल कर रहा था। तभी लिंगवेई ने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। उसने अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रख दी। उसकी आवाज में एक छोटी बच्ची जैसी गर्व भरी खुशी थी। वो ली यांग नाम का आदमी अब कभी हमें परेशान करने नहीं आएगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा भावुक हो गया। वो हीरो जिसे कभी मैं अपना आदर्श मानता था, इस तरह चुपचाप मेरी दुनिया से बाहर हो गया। उस दिन मेरा 22वां जन्मदिन था। मुझे लगा था कि लिंगवेई भूल गई होगी क्योंकि वह पूरा दिन ऑफिस के कामों में व्यस्त थी। रात को मैंने बस अपने लिए एक कटोरी नूडल्स बना लिए। जैसे ही मैं खाने बैठने वाला था तभी विला का दरवाज़ा खुला। लिंगवेई वापस आ गई। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा केक था। उसके पीछे दो लोग थे जो एक पियानो लेकर अंदर आ रहे थे। जन्मदिन मुबारक हो चेन युआन। लिंगवेई ने केक को टेबल पर रखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। यह तुम्हारे लिए मेरा जन्मदिन का तोहफा है। मुझे याद है तुमने कहा था कि बचपन में तुम्हारा सपना एक पियानो वादक बनने का था। मेरे दिल को जैसे किसी ने जोर से छू लिया। वो बात मैंने बहुत साल पहले यूं ही अनजाने में कह दी थी। मुझे नहीं पता था कि वह उसे अब तक याद रखेगी। उस रात कुछ अलग ही हुआ। लिंगवेई ने हमेशा की तरह मुझे अपने करीब आने नहीं दिया। इसके बजाय वह मेरे सामने आकर खड़ी हुई और अपनी पीठ के पीछे से एक फाइल और एक छोटा लाल किताब जैसा कागज निकाला। चेन युआन, क्या तुम अब मेरे साथ जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो? मैंने नीचे देखा। उसके हाथ में एक शादी का प्रमाण पत्र था जिस पर पहले से ही उसके हस्ताक्षर थे। मैं उसे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा। फिर मैं मुस्कुरा दिया। मैं तैयार हूं मिस लिंगवेई, आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे दीजिए। आखिरकार नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की कीमत उसकी पूरी जिंदगी थी। और मैं चेन युआन एक ऐसा अच्छा शिक्षक हूं जिसके अंदर अब भी अपने पेशे की ईमानदारी बाकी है। लाल कवर वाली शादी की किताब पर सुनहरे अक्षर क्रिस्टल लाइट के नीचे हल्की गर्म चमक बिखेर रहे थे। मेरी उंगलियां उस जगह को छू रही थीं जहां चेन युआन और लिंगवेई के नाम साथ साथ लिखे थे। उंगलियों के नीचे महसूस होने वाली वह उभरी हुई बनावट जैसे कोई अदृश्य वादा हो जिसने उन दो लोगों को हमेशा के लिए बांध दिया था, जिनकी किस्मत कभी बिल्कुल अलग रास्तों पर जाने वाली थी। लिंगवेई अचानक मेरी बाहों में आ गिरी। उसकी नाक मेरे सीने से लगी हुई थी और उसके शरीर से बाहर से लौटने वाली हल्की ठंडी हवा की खुशबू आ रही थी। उसकी आवाज़ बेहद मीठी थी, लेकिन उसमें एक गहरा जुनून और अजीब सी जिद छिपी हुई थी। चैन युआन, आज से तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी सांसें भी सिर्फ मेरी होंगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर को थाम लिया।
उसके शरीर की हल्की सी कंपी को महसूस कर रहा था। वह बेहद खुशी और अंदर छिपी गहरी बेचैनी का मिला जुला एहसास था। उसकी बाहें बेल की तरह मेरे चारों ओर लिपट गईं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे वह मुझे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। मानो जरा सा हाथ ढीला किया तो मैं किसी सपने की तरह गायब हो जाऊंगा। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें पहले कभी न रही एक पक्की उम्मीद थी। हम अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं थी। उस रात के बाद जब हमने अपने बीच की दूरी खत्म कर दी थी, मेरे दिल की सारी दीवारें पहले ही टूट चुकी थीं। कहने को तो ये कैद जैसा लग सकता था, लेकिन सच ये था कि मैं अपनी इच्छा से उसके पास रहना चाहता था। बस मैं यह अच्छी तरह जानता था कि लिंगवेई की जुनूनी और अधिकार जताने वाली आदत कभी खत्म नहीं हुई थी। उसने बस मुझे जाने से रोकने वाली अपनी जिद को धीरे धीरे बदल दिया था। अब वह मुझे पूरी तरह अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने के जुनून में बदल चुकी थी। शादी के बाद के दिनों में लिंगवेई ने पति घर संभाले, पत्नी बाहर की दुनिया संभाले वाले जीवन को लगभग हद से ज्यादा सख्ती से निभाया। वह हर दिन बिना किसी बदलाव के सुबह 7 बजे समय पर लिंग ग्रुप के लिए निकल जाती थी। जाने से पहले वे हमेशा मेरे माथे, गाल और होठों पर प्यार से चूमती। फिर बार बार ये पक्का करती कि मैंने कहीं अपना पासपोर्ट छिपा कर नहीं रखा है। मैंने किसी अनजान नंबर से संपर्क तो नहीं किया। यहाँ तक कि वह मेरे फ़ोन की कॉल हिस्ट्री और चैटिंग ऐप्स तक भी चेक कर लेती थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी दूसरी लड़की से जुड़ी कोई भी बात ना हो। और मेरी जिम्मेदारी थी पूरे विला को संभालना। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, बालकनी में रखे छोटे छोटे पौधों की देखभाल तक, यहाँ तक कि उसके स्टडी रूम में पहाड़ की तरह जमा हुए दस्तावेज भी उसके लौटने से पहले मैं पूरी तरह व्यवस्थित कर देता था। मैं उन्हें उनकी ज़रूरत और जल्दी के हिसाब से अलग अलग रख देता था। उस दिन मैं किचन में उसके पसंदीदा कॉर्न रिब सूप को धीमी आंच पर पका रहा था। मिट्टी के बर्तन में सूप धीरे धीरे उबल रहा था और उसकी खुशबू पूरे ग्राउंड फ्लोर में फैल गई थी। तभी मुझे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ से सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर बस इतना कहने की सोची, वापस आ गई?" लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी सी ऊर्जा के साथ किसी ने मुझे अचानक कसकर गले लगा लिया। लिंगवेई ने अपना चेहरा मेरी पीठ पर छिपा लिया। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। उसके नाखून लगभग मेरी कमर में धंसने लगे थे। "चेन युआन, क्या आज तुमने डिलीवरी वाले से 3 से ज्यादा बातें की?" मेरे हाथ में पकड़ा हुआ सूप एक पल के लिए रुक गया। मैंने बेबसी से एक लंबी सांस ली। आज डिलीवरी वाले लड़के ने सच में बस इतना पूछा था कि क्या सामान अंदर तक पहुंचाना है। मैंने भी सिर्फ यूं ही जवाब दिया था, "नहीं चाहिए, दरवाजे के पास रख दीजिए।" पूरी बातचीत मिलाकर भी 2 वाक्य नहीं हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह भी पता चल जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की। उसने मेरा नाम पूछा था। मैं बिना जवाब दिए तो नहीं रह सकता था, है ना? नहीं। लिंगवेई अचानक मेरी तरफ घूम गई। उसकी खूबसूरत आंखों में लालिमा छाई हुई थी। मेरी कलाई पकड़ने की उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि लगा जैसे वह मेरी हड्डियां तक तोड़ देगी। "मेरे अलावा तुम किसी से भी 2 वाक्यों से ज्यादा बात नहीं कर सकते। कौन जानता है, शायद उनका इरादा अच्छा ना हो और वे तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहते हो।" मैं उसकी आंखों में उमड़ती हुई उस पागल सी बेचैनी को देख रहा था। लेकिन इस बार मैंने पहले की तरह विरोध नहीं किया और न ही ठंडे तरीके से जवाब दिया। मैंने बस अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी उंगलियों से उसकी हल्की ठंडी हथेली को धीरे धीरे सहलाने लगा। ये वह तरीका था जो मैंने इन दिनों में खोजा था, एक ऐसा तरीका जिससे वह थोड़ी शांत हो जाती थी। मैंने अपनी आवाज़ नरम कर ली। "ठीक है, आगे से डिलीवरी भी मैं खुद नहीं लूँगा, घर का स्टाफ ले लिया करेगा। अगर कोई एक शब्द भी ज़्यादा पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है?" लिंगवेई का गुस्सा सच में थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसने अपना सिर मेरी छाती में छिपा लिया। उसकी आवाज़ धीमी और थोड़ी दबे हुए अंदाज में आई, "मुझे डर लगता है, चेन युआन, मुझे सच में बहुत डर लगता है। पहले भी लोग हमेशा मेरी चीज़ें मुझसे छीनना चाहते थे, लेकिन
अब तुम मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी इंसान हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उसकी आवाज में शिकायत और बेबसी थी। वह किसी डरे हुए छोटे जानवर जैसी लग रही थी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने झुककर उसके सिर के ऊपर हल्का सा चुंबन दिया। ऐसा नहीं होगा। मैंने तुमसे वादा किया है। आने वाली पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि परेशानी खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ जाएगी, और वह भी इतनी अचानक। उस दोपहर मैं बालकनी में अपने छोटे पौधों को पानी दे रहा था। तभी अचानक विला की घंटी तेजी से बजने लगी। घर के मैनेजर ने जाकर दरवाजा खोला। कुछ ही देर बाद फिर वह एक कस्टम सूट पहने हुए, चेहरे पर गुस्से के भाव लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी को लेकर अंदर आया। उसकी नजरें चाकू जैसी तेज थीं। वह सीधे मेरे सामने आकर रुक गया और ऊपर से नीचे तक मुझे घूरने लगा। उसके होंठों पर एक साफ दिखाई देने वाली तिरस्कार भरी मुस्कान थी। तुम ही हो चेन युआन, वही लड़का जिसे लिंगवेई ने पाल रखा है? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। मैंने हाथ में पकड़ा पानी का स्प्रे कैन नीचे रखा और खड़ा हो गया। सर, बात करते समय अपनी सीमा का ध्यान रखिए। सीमा? आदमी ठंडी हंसी हंसा। फिर उसने अपने ब्रीफकेस से तस्वीरों का एक बड़ा ढेर निकाला और उन्हें गुस्से से मेरे सामने रखी पत्थर की मेज पर फेंक दिया। तस्वीरें चारों तरफ बिखर गईं। उनमें मेरी और लिंगवई की रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरों में मैं किचन में खाना बना रहा था। लिनवे के मुझे पीछे से गले लगाने की तस्वीरें हैं। यहाँ तक कि हमारी बालकनी में एक दूसरे के करीब बैठकर धूप सेकने वाली तस्वीरें भी हैं। इन तस्वीरों को जिस तरह से खींचा गया है, उससे साफ है कि किसी ने बहुत समय तक छिपकर हमारी जासूसी की और फिर ये तस्वीरें लीं। अभी लिंक्स जीतवान अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की परेशानियों से घिरा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही तुमसे बहुत नाराज है। उनका मानना है कि तुमने लिन वे के फैसलों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से कंपनी के हाल के कई निवेश गलत साबित हुए हैं। मेरी सलाह मानो और समझदारी दिखाओ। खुद ही उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाए। वरना? वरना क्या? मैंने तस्वीरें उठाईं। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। मैं जानता हूं कि लिंग शीजी तुअन इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लिनवी हर दिन जब वापस आती तो उसके चेहरे पर न छुपने वाली थकान होती और आंखों के नीचे हल्के काले घेरे होते थे। लेकिन उसने मुझसे कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। बस यही कहती कि यह बिजनेस का नॉर्मल कंपटीशन है। असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझ जैसे बाहरी इंसान को अपना निशाना बना लिया था। वरना बोर्ड के पास तुम्हें इस दुनिया से गायब करने के ढेरों तरीके हैं। तब लिनवी तुम्हें बचाना भी चाहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। तुम सिर्फ एक गरीब लड़के हो। लिनवी का तुम्हें पसंद करना ही तुम्हारी किस्मत का चमकना था। ज्यादा मत बनो, वरना खुद को भी बर्बाद करोगे और उसे भी। ठीक उसी समय मेन गेट से जानी पहचानी कदमों की आवाज आई। लिनवी वक्त से पहले वापस आ गई थी। उसने लिविंग रूम में खड़े उस आदमी को एक ही नज़र में देख लिया। उसने एक ही नज़र में लिविंग रूम में खड़े उस आदमी को देख लिया और उसकी आंखों का रंग तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में पहले से ही जो बेरुखी थी, वह अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। झाओ वैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झाओ वैन नाम का वे आदमी पलटा और उसके चेहरे पर तुरंत सम्मान के भाव आ गए। लेकिन उसकी आवाज में अभी भी कुछ हद तक असंतोष और समझाने का लहजा था। बड़ी मालकिन, मैडम, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। लिंक्शी ग्रुप की भलाई के लिए कर रहा हूँ। यह चेन युआन आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। ये सिर्फ आपको पीछे खींचेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। अगर आपने इससे ब्रेकअप नहीं किया तो वे सब मिलकर आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने का प्रस्ताव पास कर देंगे। लायक नहीं है। लिनवी ने तंज कसते हुए मुस्कुराया, कोल्ड लाफ, और तेजी से मेरे पास आ खड़ी हुई। उसने कसकर मेरा हाथ थाम लिया, जैसे वह पूरी दुनिया के सामने अपना हक जता रही हो। फिर उसने अपनी बर्फीली नजरों से झाओ वैन की तरफ देखा। मेरा आदमी कैसा होगा, ये फैसला करने का हक किसी बाहरी इंसान को किसने दिया? झाओ वैन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। झाओ वैन का चेहरा उतर गया और वह थोड़े गुस्से में आ गया। बड़ी मालकिन,
आप इस आदमी के चक्कर में आकर अपनी समझ कैसे खो सकती हैं? आप भूल गईं कि आपके पिता ने कितनी उम्मीदों से लिंगची ग्रुप आपके हाथों में सौंपा था। आप इसे किसी बाहरी इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकती। लिंगची ग्रुप मेरे लिंग परिवार का बिजनेस है। तुम जैसे दीमकों को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट वीपी बनाया था और तुम उनके भरोसे का यह सिला दे रहे हो। पीठ पीछे दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलकर साजिशें रच रहे हो।